कमजोर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को असंतुलित रूप से तबाह करने का खतरा पैदा करते हैं। तो इस तरह से बातें हो रही हैं। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि हमें समय से पहले महामारी से निपटने के लिए इंतज़ाम कर लेना चाहिए। हम अपने देश के इतिहास को भी जानें तो हज़ारों साल पहले विकसित हुए जो सिंधु सभ्यता के नगर में की बात अगर हम करें तो इतिहासकारों की माने या अनुमान की बात करें तो महामारी की चपेट में वो आए होंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए पूनम जी, जब महामारी और ये आपदा आई थी तो उस समय कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों को हमने खोया। वहाँ पर जब किसी की माँ नहीं रही, किसी के पिता नहीं रहे, उनका कोई विकल्प नहीं। सारे रिश्तों का कभी न कभी कोई विकल्प हो सकता है, दोस्ती मित्रता, लगता है कि हाँ दूसरे दोस्त, लेकिन माँ पिता का कोई विकल्प नहीं होता है। और एक माँ जब 9 महीने के एक कोख में 9 महीने के कोख में अपने बच्चे को पालती है तो किस तरह से वो पालती है कोख में, उसके बाद जन्म देने के बाद। लेकिन कई बार होता क्या है कि संतान जब बड़ी होती है तो माँ का दामन छोड़कर कहीं दूसरे देश विदेश में चली जाती है, और जब मुश्किल के क्षण आते हैं तो संतान अपने माँ को भूल जाती है। तो ये अमूमन हर घर में देखा जाता है। लेकिन जब हम याद करें कि कई बार एकल माँ, अकेली माँ रहकर अपने बच्चे की परवरिश करती है, वो समय कितना ज़्यादा कठिन होता है, बहुत चुनौतियों से भरा होता है। कहना चाहिए कि अकेले कोई भी अभिभावक हो, जैसे आपने बोला ही ममता जी की, वो माता हो या पिता हो, अकेले बच्चों की परवरिश करना जो है वो चुनौतियों का सामना करना होता है या बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं होती हैं, बच्चों के हजारों सवाल होते हैं। तो उन सवालों को लेकर उनके जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उसे भी आपको अकेले ही लेना होता है। सही सवालों के सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार इतने अजीब से सवाल होते हैं बच्चों के कि जिसके सवाल आपके पास नहीं होते, वो खोजना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ किताबों पे नहीं वो जवाब मिलते हैं, आपको अपने अनुभव की किताब में भी वो जवाब खोजने पड़ते हैं। और अभी कई देशों में हमने देखा है कि पिता माँ की तरह बच्चे को पालते हैं, तो जिम्मेदारी दोनों की ही होती है। लेकिन जब हम तुलना करने चाहें तो जाहिर सी बात है कि माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने देश में फ़िलहाल अभी यही चलन है कि माँ जब घर में होती है तो सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेती है, और जब माँ घर से बाहर जाती है तो वो घर को अपने साथ लिए चलती है। और जहाँ कहीं दूर देश में बैठी रहेगी तो बार बार अपने बच्चे से बात तो करेगी। अब तो टेलीफोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है कि आप एक क्लिक से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो वो चुनौतियाँ कम हो गई हैं, लेकिन माँ की जिम्मेदारी नहीं कम हुई है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना तो उनकी दिनचर्या जो है वो तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। तो कुछ ज़रूरी अनुशासन, जैसे कि उन्हें ये सिखाएं कि जगह पर जो आप सामान जहाँ से उठाएं वहाँ रखें। और छोटी छोटी बातें जैसे कि समय पे घर आना, स्कूल से घर आना है, आके उन्हें फ़ोन पर जानकारी देना है। कहीं वो बाहर जा रहे हैं तो वापस आने का भी समय तय होना चाहिए। और उनके दोस्तों के लिस्ट, उनके फ़ोन नंबर आपको पता होने चाहिए। अगर वो ट्यूशन भी जा रहे हैं तो कितने बजे जाएंगे और कितने बजे तक वो घर लौटेंगे, ये सारी जानकारियां जो होती हैं या जो होती हैं वो जो अभिभावक हैं उनके पास तो होनी ही चाहिए। साथ में उन बच्चों को भी उनको समझाना है कि बच्चे भी इस समय का ध्यान रखें, ताकि माँ बाप जो है, जो एकल माँ बाप है, वो परेशान ना हो। और कई बार माताएं ये सोचती हैं कि अरे हमारा बच्चा है, काम करेगा तो अभी से उससे कैसे काम करवाएं, इतना कठिन मेहनत करेगा तो ठीक नहीं है, तो खुद ही सारा कर लेती हैं। लेकिन वहीं पर वो गलत होती हैं। उनको शुरू से ही जिम्मेदारी सिखाएं। जैसे कि कोरोना टाइम का हमने जिक्र किया, तो उस समय आपने देखा होगा कि घर में आपकी सहायक सहायिकाएं नहीं थी, आपको सारे काम घर के खुद ही करने पड़ते थे। और मतलब बर्तन धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक सब कुछ आपको करना था, खाना बनाना। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर भी बच्चों से काम नहीं लेते थे। मैं अपना अनुभव ही बताऊं तो मैंने जब एक हमारी साथी महिला, उनसे हमने कहा कि अभी तो हम जब ऑफिस आते हैं तो हमने अपने बच्चे को सिखा रखा है कि वो अपने नाश्ते का इंतज़ाम कर ले, उसको क्या करना है वो हम बताते हैं फ़ोन पर, लेकिन वो घर में झाड़ू भी लगा लेता है और पोछा
पोछा भी लगा लेता है मॉप के जरिए। तो उन महिला को बहुत अचरज हुआ, अरे इतने छोटे बच्चे से आप काम करवाती हैं। तो मैंने कहा अगर नहीं सिखाऊंगी तो फिर भूखा बैठा रहेगा जी, फिर ऐसे गंदे घर में बैठा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप छोटी उम्र से बच्चों को ये सिखाएं। ये भूल जाएं कि इतना छोटा बच्चा अगर काम करेगा, काम जितना करेगा उसका परिमार्जन उतना ज्यादा होगा, उतना ही उसके व्यक्तित्व का निखार और परिष्कार होगा। बिल्कुल। और ममता जी, ये भी देखा गया है कि जो एकल माता पिता होते हैं ना, बच्चों की हर ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है, लेकिन इसके लिए वो कभी अपने आप को अपराध बोध ना समझें। मतलब उन्हें ये ऐसा ना लगे कि वो उन्हें महंगे गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं, या बाहर बहुत महंगे महंगे जो कहना चाहिए होटल्स में नहीं ले जा पा रहे हैं। उन्हें अपना जो पर्याप्त समय देकर भी, जब आपके पास समय है, जब आप ऑफिस से फ्री होती हैं, उस समय भी देखकर घर पे बैठ के आप टीवी देख सकती हैं, गार्डन में उनके साथ कुछ गेम जो है आप खेल सकती हैं। और ये भी बताएं उन्हें हाँ, कि हम आपको इतना ही समय दे पाएंगे, हाँ, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, उसी में आपको एडजस्टमेंट करना है। हाँ, ये भी है। और साथ में क्वालिटी टाइम जो होती है ना, कि आप बच्चों को वो दीजिए ताकि बच्चे इस बात से वो, उनको इतना ही चाहिए कि माँ बाप उन पर ध्यान दें, और इतना समय अगर आप देते हैं तो बच्चे खुश ही रहेंगे। और एहसास भी कराएं कि आप अकेली हैं, माँ है तो माँ, अगर पिता है तो पिता, कि हम आप अकेले हैं। बाकी बच्चों को की नकल करते हैं बच्चे कि उनके यहाँ तो मम्मी पापा ऐसे करते हैं, उनके मम्मी पापा हर फ्राइडे को फिल्में दिखाने ले जाते हैं, उनके मम्मी पापा तो हर शनिवार को ले जाते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए, 2-2 3-3 घंटे घुमाने ले जाते हैं। तो ये बातें बताएं कि यहाँ पर हम अकेले हैं और आपकी परवरिश हम अकेले कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठे कि आपके प्रति संवेदना पैदा होना बहुत जरूरी है। जो है हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं, वो लिखते हैं कि एकल माता या पिता के लिए अपने बच्चों की परवरिश कितना कठिन है। उन्हें आए दिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो बहुत कठिन है। इन समस्याओं के लिए जी, इस समस्या में जो भी स्त्री पुरुष है उनको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार माता अकेले है तो चलेगा, मगर पुरुष अगर अकेला रहा तो बच्चों की परवरिश बहुत कठिन हो सकती है। बिल्कुल सही कहा है इसमें जरूर कुछ पर्याय ढूंढना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा जो है निराश होकर जीवन बिताते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना उनका भावनिक विकास के लिए कुछ पर्याय ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि एकल परिवार इसलिए भी होते हैं, मतलब एकल माँ या एकल पिता, कि आपसी उनके झगड़े होते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो इसका भी बच्चों पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी बच्चों की बात आती है तो पिता को इग्नोर कर दिया जाता है और माँओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चों की परवरिश में माँ का ही ज्यादा योगदान होता है और इसमें पिता की कोई भूमिका नहीं होती है। पिता बनने को लेकर समाज में कुछ मिथक भी प्रचलित हैं, जिनके बारे में आज इस टिप्पणी में हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही इन मिथकों के पीछे छिपी सच्चाई पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है कि कतई ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की ही भूमिका है, पिता की भी उतनी भूमिका है और साथ में पिता की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है। लेकिन कई बार माएँ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ध्यान में रखती हैं, लेकिन पिता कई बार अपनी जिम्मेदारियों से विलग भी हो जाते हैं, विमुख भी हो जाते हैं। हाँ, और ममता जी ये भी है कि एकल माता हो या पिता, परवरिश बच्चों की करने में मुश्किल तो आती ही है। हमारे जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि जब भी बच्चों की बात आती है तो पिता को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि आपने पढ़ लिया शायद ये मैसेज जो है। और भी है हमारे श्रोता जो हैं वो लिख रहे हैं कि एक श्रोता ने तो पूनम जी ये भी लिखा है कि माता पिता पहले 10-10 बच्चों को पालकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को पाल नहीं पाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और जी, एक और जो है मैसेज है, एकल माँ और बच्चों की परवरिश, आजकल एकल परिवार हो चुके हैं, माता पिता को बच्चों की परवरिश अकेली ही करनी पड़ती है। पिता अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि शायद वो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। चाहकर भी माता को बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और बच्चे ज़रा सी भी परेशान करें तो आजकल माता है उन्हें मोबाइल थमा देती हैं। लेकिन कृपया ऐसा ना करें, आप उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें अपनी व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा समय दें,
तब आपके लिए शायद आपके बच्चे को समझना और परवरिश करना दोनों ही आसान हो जाएगा। सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम बात कर रहे थे एकल अभिभावक या एकल माँ के बारे में। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल माँ और बच्चों की परवरिश की बात करें तो इसका बढ़िया उदाहरण हमारी सासू माँ का है कि हमारी श्रीमती जी जब 1 साल की थी, मतलब शादी के बाद मुझे लगता है इन्होंने लिखा होगा, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, मतलब मेरे ससुर जी का। और मेरी श्रीमती जी से बड़ी 4 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। उनकी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद टीचर हो गई, कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई पूरी करके पास होने के बाद सरकारी स्कूल में उन्हें नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह में घर चलाने के साथ साथ सभी बेटियों की पढ़ाई के बाद उन सभी की शादी उन्होंने करवा दी। आज मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं है, उनके आशीर्वाद से सभी बहनों का परिवार सुखी है। मतलब इनके कहने का आशय ये है कि उन्होंने अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई और सबको सही जगह पर सेटल करवाया। बात तो बिल्कुल सही है ममता जी। और छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जैसे कई बार होता है कि आप अकेले हैं, आपका बच्चा आपके साथ है, तो कई बार अपने आप को, अपने काम को भी सराहना देना चाहिए। यानी कि कोई नहीं है आपकी प्रशंसा करने के लिए, तो अपने किए हुए काम की तारीफ आपको खुद करनी पड़ेगी, आपके बच्चे के काम की तारीफ आपको करनी पड़ेगी। तो हर रात जब आप खाने पे बैठते हैं तो दिन भर की जो भी अच्छी बातें हैं उसकी तारीफ आप कीजिए और प्रशंसा कीजिए, बच्चे की भी प्रशंसा कीजिए और अपनी भी प्रशंसा कीजिए कि भाई आप तभी, क्योंकि जीवन की नैया आगे बढ़ सकती है। और ये भी करें, अपनी परेशानियां भी शेयर करें। अगर बच्चा थोड़ा सा जब टीनेज होने लगे, किशोर वय, तो समझने लगता है बच्चा आपकी बातें, उस समय उन्हें अब आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने क्या क्या परेशानियां उठाई हैं, परेशानियां झेली हैं, और अपनी तनख्वाह के बारे में भी बताएं, ताकि बच्चे की जो अतिरिक्त डिमांड होती है, मांग होती है, वो सीमित रहे। वरना कई बार हमने देखा है कि माँ या पिता ये कहते पाए जाते हैं कि हमने जो दुख झेला है वो हम अपने उसकी आंच बच्चों पर नहीं आने देना चाहते हैं, बच्चों को वो दुख नहीं देना चाहते। ऐसे में क्या होता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा मांग करने लगता है, तो फिर वो एक नई तरह की मुसीबत आपके सामने आ खड़ी होती है। तो इसलिए ममता जी एक चीज और कर सकते हैं कि आप जैसे ही अगर कोई आपके आस पड़ोस में है, जैसे एकल अभिभावक कोई है, तो उनसे आप अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। साथ में ऐसे परिवार के साथ आप मिलजुल कर कुछ गार्डन जा सकते हैं या कुछ क्रियाकलापों में, गतिविधियों में आप जुड़ सकते हैं, ताकि बच्चा जो है बाकी लोगों को देखकर जो है वो डिमांड नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। मतलब उसको लगेगा कि नहीं, कि ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं जैसे पड़ोस के लोग घूमने जा रहे हैं तो उनके साथ अपने बच्चे को भेज सकते हैं अगर आपके पास वक्त नहीं है, या फिर आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो आपके बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है देना, और जिम्मेदारी भी बनती है। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ का प्यार आंखों से झलकता है, पर पिता का आत्मा से। पिता को सारा दिन काम करना पड़ता है, सारे दिन बच्चों के साथ ही माँ रहती है, और पर बच्चे कदर नहीं कर पाते हैं। इन्होंने शायद ये लिखा है कि जब माँ पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बच्चे एक समय के बाद वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि एकल माता पिता के लिए परवरिश कितना ज़्यादा कठिन है, उन्हें आए दिन किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो बहुत ही कठिन है। इस समस्या में जो भी स्त्री पुरुष है उनको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एक बार माँ अकेले है तो चलेगा, लेकिन पुरुष अगर अकेला है तो उन्हें ज्यादा जूझना पड़ता है, क्योंकि जो घरेलू जिम्मेदारियां होती है अमूमन माएँ बड़ी कुशलता से निर्वाह कर लेती हैं उसका, और पिता उसमें चूक जाते हैं। इसलिए पिता कई बार असफल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हम निर्णय नहीं दे सकते हैं, ऐसा संख्या में हम बंटवारा भी नहीं कर सकते। माता पिता दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जब एकल अभिभावक होते हैं तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, और ये सारी बातें तो हैं ही। और अगर हम बच्चों को अपनी हर काम में शामिल करेंगे ना ममता जी, जैसे तो उन्हें स्वतंत्रता देंगे, अगर तो
उन्हें अपनी क्षमता का एहसास कराएंगे तो भी आप अपनी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से आप निभा सकते हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां भी आसानी से निभ जाएंगी। तो बचपन से ही अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं और उनको आप अपने काम में शामिल करते जा रहे हैं, उनकी अपनी भावनाएं जैसे व्यक्त कर रहे हैं, तो बच्चे सीखेंगे कि कैसे किस तरह से जीवन विशेष की चर्चा करते हैं। और आज हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो बता दें कि तुलसी गौड़ा कर्नाटक राज्य के अंकोला तालुक की होनाली गांव में एक भारतीय पर्यावरणविद के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं और वन विभाग की नर्सरी की देखभाल वे करती हैं। उनके काम के लिए भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया और उनके जो पेड़ हैं किसी भी तरह के होते हैं, किसी भी प्रजाति की मातृ वृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें जंगल का विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। कितनी बड़ी बात है ना, वाकई। और ये इनका जो जन्म है वो 1944 में होनाली गांव के परिवार में हुआ था और तुलसी जी का जो जन्म है एक जरूरतमंद परिवार में हुआ था और जब वो 2 साल की ही थी ना तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी माँ के साथ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई थी, लेकिन कर्नाटक वानिकी विभाग में तुलसी जी ने जो है वो बीजों की देखभाल करती थी और अपनी माँ के साथ नर्सरी में लगभग 35 सालों तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में उन्होंने काम किया। और नर्सरी में अपने समय के दौरान उन्होंने भूमि के जो पारंपरिक ज्ञान का जो है उपयोग करके वन विभाग के वनीकरण प्रयासों में जो है उनका योगदान रहा, उन्होंने योगदान दिया। साथ ही पौधे लगाने के साथ साथ उन्होंने शिकारियों और जंगल की आग को वन्य जीवों को नष्ट करने से रोकने के लिए भी कई काम किए हैं। और उन्होंने अपनी माँ के साथ जो नर्सरी में काम किया ना, तकरीबन 35 बरस तक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया, जब तक उन्हें संरक्षण की दिशा में उन्हें ये पता नहीं चल गया कि अब इनका काम पुख्ता हो गया, तब तक उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और वनस्पति विज्ञान के ज्ञान के लिए एक स्थायी पद की पेशकश जब तक नहीं की गई तब तक वे वहाँ काम करती रहीं। और उन्होंने 70 बरस की उम्र में सेवानिवृत्ति से पहले 15 वर्षों तक इसी स्थायी पद पर नर्सरी में काम किया और अपने समय के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके वन विभाग को अपने प्रयासों से बहुत बड़ा योगदान दिया। पौधे लगाने के साथ साथ उन्होंने, आपने बताया भी कि शिकारियों को भी उसका विरोध भी किया कि जो वन्य जीव हैं उन्हें मारा न जाए, उसकी सुरक्षा भी की। तो एक तरह से वन्य जीवों की रक्षा की, दूसरी तरह से उन्होंने जंगल की सुरक्षा की, पेड़ पौधों की सुरक्षा की। और इसी तरह जो तुलसी जी हैं वन विभाग में काम करते हुए उन्हें लगभग 60 साल तक से अधिक समय तक उन्होंने वहाँ काम किया। जंगल और उसके पौधों के बारे में जैसे उन्हें ज्ञान था, तो जो लोग थे उन्हें जंगल के विश्वकोश के नाम से जानते थे। साथ ही उनके जो जनजाति के जो लोग थे ना, उन्हें जो है वो प्यार से जो बोलना चाहिए कि उन्हें, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी थी वन्य जीवों की और वो वनों के बारे में जानती थी, पौधों के बारे में जानती थी, इसलिए उनके जो जनजाति के लोग हैं उन्हें प्यार से बहुत तरह के नाम उन्हें दिए। उनमें से कई नाम तो है भी और कई बहुत से ऐसे नाम। एक पुरस्कार जो खास तौर से उन्हें, जिस पुरस्कार से नवाजा गया 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, और जिससे उन्हें, इस पुरस्कार से उनका नाम भी बहुत हुआ और बंजर भूमि के विकास के लिए तमाम व्यक्तियों को उन्होंने जोड़ा। एक संस्था तैयार की जिस संस्था से तमाम व्यक्तियों को जोड़ा जो कि जंगल की सुरक्षा करें और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। तो ये ऐसी थी जिन
हम असल में सखी विशेष में हम ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को कोई न कोई प्रेरणा मिले। तो तुलसी गौड़ा एक ऐसी ही शख्सियत है जिनके नाम से हम अपने को प्रेरित कर सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि आपकी निजी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जंगलों पेड़ पौधों की सुरक्षा करें। जी, हम अभी बात कर रहे थे एकल माँ को किस तरह की तकलीफें या एकल अभिभावक को क्या दिक्कतें आती हैं बच्चे को पालने में, लालन पालन में उनकी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी की सास किसी वजह से अपने पति से अलग हो गई थी। उनके माता पिता ने उन्हें अपने घर बुलाकर पाला। मेरा दामाद 2 साल के रहे होंगे। समाज में छोड़ी हुई औरत का क्या हाल होता है, ये सब उन्होंने झेल कर अपने बेटे को पाला। आज वो मेरे दामाद हैं, बर्लिन में हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और मेरी बेटी भी अच्छा काम कर रही है। 2 प्यारी सी बेटियां हैं। अब अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है वो। एक श्रोता ने लिखा है कि एक किस्सा मेरे सामने हुआ लगभग 28 बरस पहले। बड़ोदरा के सबसे बड़े तालाब में ज्यादा पानी भरने के कारण एक नाव पलट गई थी। इस दुर्घटना में मेरी ऑफिस के एक साथी मित्र की जान गई थी। उनकी विधवा ने अपने एकमात्र बेटे को खूब तकलीफें उठाकर पढ़ाया, परदेश भेजा। आज वो जवान बेटा कुछ बनकर भारत में अपने माँ के पास आया है। दोनों ज्यादा खुश हैं। उस माँ की खुशी का एहसास कीजिए कि उसकी माँ को कितना अच्छा लग रहा होगा। ये वाकई बिल्कुल। और जिंदगी तो है ही ममता जी, उतार चढ़ाव का नाम, कभी खुशी है तो कभी गम है। इसी बात में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली ही तो है, हम समझ ही नहीं पाते उसे, जबकि वो हर मोड़ पर हमें कई ऐसी बातों से अवगत कराती है कि ये सही है, हम कर लें, पर हम कुछ आलस, कुछ मजबूरी से उसे टालते जाते हैं। फिर वो बड़े रूप में हमारे सामने आ जाती है और ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें जो करना है वो कल पर ना टालें, उसे आज ही कर लेने में समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है जिंदगी के बारे में ही, जिंदगी एक पहेली है, सुख दुख की सहेली है। जब जिंदगी में सुख देती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी थोड़ा सा रुला देती है तो हम परेशान हो जाते हैं। उसी समय पर हम खुश तो नहीं हो सकते उस समय, लेकिन ज़्यादा परेशान होना भी हमें हानिकारक होता है, हमारे लिए हमें नुकसान पहुंचा देता है। इसीलिए जब जिंदगी में मुश्किल आए तो इस मुश्किल भरी पहेली को सूझबूझ के साथ सुलझाएं। जी, और ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि ज़िंदगी एक पहेली है। ये ज़िंदगी की उलझने और अनिश्चितता के साथ साथ ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बयां करती है। ज़िंदगी एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न दौरों या अवस्थाओं को जो है समाहित करने के लिए उपयोग होने वाली एक संज्ञा है, जो आमतौर पर जीवन की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक अनुभवों को संक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जिंदगी सेहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। जिंदगी एक पहेली है, जीवन जीने की एक शैली है, सही तरीके से जो जी ले वो सखी सहेली है, जिसकी हर बात निराली है। जिंदगी कैसी है ये पहेली, कभी हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी एक सफर है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जो मिला है जीवन उसे हंसी खुशी से जी लो, क्योंकि जन्म और मृत्यु इस जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, सर नीचा करके कभी कोई काम करना नहीं चाहिए। जिंदगी के दौरान ऐसे सत्कर्म कीजिए कि आपके जाने के बाद भी जमाना आपको याद करे। और एक और जो है कमेंट्स है हमारे श्रोताओं की, जिंदगी एक पहेली है जिसका उत्तर हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये पहेली हमें जीवन के हर मोड़ पर परेशान करती है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें जीने का मकसद भी देती है। जिंदगी की पहेली को समझने के लिए हमें अपने जीवन के अनुभवों को समझना होगा, अपने सपनों और आकांक्षाओं को समझना होगा और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। जिंदगी की पहेली का उत्तर खोजने के लिए हमें कुछ अपने आप से सवाल करने होंगे, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ। और भी बहुत सी बातें इन्होंने आगे लिखी है ममता जी। तो अब क्या श्रोताओं को एक गाना सुनवा दें। और दरअसल जिंदगी का फलसफा इतना गहन है, इतना गहरा है कि उसके बारे में चर्चा करने चले तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन श्रोताओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। हम उनसे ये भी कह रहे थे कि जिंदगी में क्या कुछ ऐसा घटा जिससे आप कभी उदास हुए, तो जिंदगी की कुछ ऐसी घटनाएं जो आप साझा कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तो श्रोताओं ने अपनी अपनी बातें
बातें लिखी, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और गाना सुनते हैं। अगर किसी श्रोता ने अपनी बात लिखी तो हम गाने के बाद उनकी टिप्पणी साझा करेंगे। लिखा है कि जिंदगी कैसी है पहेली को अगर हटा दें तो सचमुच जिंदगी के कई पन्ने जुड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेशम के धागों की तरह है जिंदगी, एक तरफ उलझन दूसरी तरफ उलझती है जिंदगी, बनते बिगड़ते हालात का हिसाब है जिंदगी, हर रोज एक नया पन्ना जुड़ता है जिसमें वो ही एक किताब है जिंदगी, कभी खुशियां अपार कभी गमों का पहाड़, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, सपनों और सांसों का हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। और ऐसे ही हमारे श्रोता और लिख रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये रहस्य का विषय है। बहुत से लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, मतांतर हैं। मानव अपने जीवन में सोचता रहता है और कौन सा मार्ग उत्तम है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाता। उसे समझना होगा जगत में ज्ञान और अज्ञान के बीच प्रकृति के कौतिक पहेली की तरह जीवात्मा अविनाशी है, शेष सब कुछ नाशवान है। इस अवधारणा की परख जिसे हो उसे आगे का रास्ता सूझता है। और अब घड़ी की ओर देखिए, अब समय समाप्त हो रहा है। तो आज के सखी सहेली कार्यक्रम का सफर बस इतना ही।